हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जिसमें एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। आज का लेक्चर बेसिकली ये डील करेगा कि एल्कीन में कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और उन केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो। और आज हम लोग सीखेंगे एल्कीन के सारे रिएक्शन। आज का जो टॉपिक है, पूरे आने वाला जो एल्कीन के रिएक्शन है उन सबके स्टीरियोकेमिस्ट्री और रिएक्टिविटी के बारे में डिटरमिन करता है। ठीक है, आप सभी लोग रेडी हो जाओ अच्छे से। हम लोग वन बाय वन सिस्टमैटिकली इसको स्टडी करने वाले हैं। आप सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हो आज के लेक्चर में? आप क्या पढ़ने वाले हो? एल्कीन में रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शन होते हैं और एल्कीन के जो रिएक्शन होता है रिएक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, एंड वो जो रिएक्टिविटी होती है वो किस टाइप की स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो करती है। इन बातों पर हम लोग बेसिकली आज क्या करेंगे, डिस्कशन हमारा बेस्ड होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो भी एल्कीन है, अगर हम बात करें इसमें बॉन्डिंग की, नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो एल्कीन में होता है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि जो हमारा नेचर ऑफ बॉन्डिंग है एल्कीन का वो क्या है। तो आपको रिएक्शन पता चल जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन एल्कीन। ठीक है, जो एल्कीन होते हैं बेसिकली पाई बॉन्डेड कंपाउंड है। हम सब ने देखा है कि एल्कीन में पाई बॉन्डिंग होती है, पाई बॉन्डेड कंपाउंड है। और जो कंपाउंड पाई बॉन्डेड होते हैं वो बेसिकली किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो हमारा जो एल्कीन होता है वो ऐसे बना होता है इस तरीके से। ये जो पाई बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो एक पाई बॉन्ड है हमारा, ये पाई बॉन्ड अगर हम सही तरीके से देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो ये एक लूजली बॉन्ड होता है, लूजली बाइंडेड, या आप कह सकते हो लूज बॉन्डिंग होती है, जो पाई बॉन्ड कहलाता है। और ये लूज बॉन्ड की वजह से एल्कीन क्या चाहता है, रिएक्शन करना। ये जो आप देख रहे हो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो पाई बॉन्ड है इसका नेचर क्या है, दिस इज पी पाई पी पाई। क्योंकि दोनों कार्बन है और कार्बन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है पी सब सेल में होता है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा उसका नेचर क्या होगा, पी पाई पी पाई। अब होगा क्या कि ये जो पाई बॉन्ड है ये लूज बॉन्ड है, ये आपका क्या होता है, लूज बॉन्ड। तो जो लूज बॉन्ड होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। ब्रेक करने की वजह से इन पे कह भी सकते हो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, एल्कीन हमारा रिएक्टिविटी शो करता है। बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। ये ऐसे दिखाया जाता है कि जो कार्बन है, ये कार्बन, इसके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है वो ऐसे सर्कुलेट करता है, ऊपर और नीचे क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग अवस्था में है, ऊपर और नीचे सर्कुलेट कर रहा है। तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर हम एल्केन से कंपेयर करें तो एल्केन में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है। बट यहां पे क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से एल्कीन शो रिएक्टिविटी। तो यहां पे यही पॉइंट आएगा कि ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन behave as ए न्यूक्लियोफाइल। ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब इसको देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी किधर से आई। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो करेगा। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो करता है तो जो भी एल्कीन होगा ये क्या करेगा, अगर इसके आसपास कहीं इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल को अपने पास बुला लेता है, क्योंकि इसका जब पोलराइजेशन होगा ना बच्चों, तो ये पॉजिटिव पार्ट में और ये निगेटिव पार्ट में। क्योंकि अभी मैं इसको सिमेट्रिकल बनाया हूं तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी रख सकते हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी पोजीशन पे हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट अगर ये अनसिमेट्रिकल हुआ तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ रखोगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज मोर सब्स्टिट्यूटेड वाले पे। क्योंकि आपको पता है कैटायन टर्सरी होगा तो मोर स्टेबल होगा और एनायन प्राइमरी होगा तो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे तो हमारा यही स्ट्रक्चर रहेगा, ये सही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर हम इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उसी पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर हमने ई बराबर इलेक्ट्रोफाइल रख लिया तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जुड़ जाएगा और बाद में जो ये वाला पार्ट है वहां पे लास्ट में जाके न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो क्योंकि इस रिएक्शन में पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है और ये स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। यही स्लो होगा, कैटायन जो बना है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन जो होता है आपका
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसी में रेट डिसाइड होता है। तो आपने देखा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और इसने इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया है, ये सिंपली ऐड हो गया, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप पूरा रिएक्शन देखोगे एल्कीन का यही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, और इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में EAR, EAR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब ये एक सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। फिर तुरंत सवाल, एक काउंटर सवाल आपके दिमाग में आएगा, हमारे भी दिमाग में है, किसी के भी, कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ फिजिबल है क्या? तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दोनों को क्लियर पहले समझा लेता हूं, ठीक है। देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे दो टाइप के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रो कितने कार्बन के हैं, हमारे जो अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन है वो दो टाइप के हैं, कौन कौन से, एलिफैटिक और एक एरोमेटिक, दो कैटेगरी होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ध्यान से देखिएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इन दोनों को जरा बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पूरा रिएक्शन हम लोग को इसका पढ़ना है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, एक हमारा है एलिफैटिक, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं, ठीक है, एलिफैटिक, और दूसरा है एरोमेटिक, जिसमें हमारा बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड जो कंपाउंड है वो आते हैं। तो अगर हम एरोमेटिक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा बेंजीन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन और फेनंथ्रीन, वो सारी कैटेगरी ये वाली होगी। इसमें एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्कीन तक ही हो सकता है, ये तीन कंपाउंड आते हैं। सो हम लोग इन तीनों कैटेगरी को जरा देख लेते हैं और दोनों में डिफरेंस भी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है जो हमें पता होना बिल्कुल जरूरी होता है। अब दोनों में आइए पहले देखें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन में। अब क्योंकि नाम हाइड्रोकार्बन है तो गलती से भी यहाँ कोई और कंपाउंड मत लेना एरोमेटिक का, हाइड्रो का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। यहाँ पे आओगे तो इसके एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, एल्कीन मिलेंगे, है ना, एल्कीन मिलेगा, एल्काइन मिलेगा, साइक्लोएल्कीन्स मिलेंगे, साइक्लोएल्कीन्स मिलेंगे और विनाइल ईथर मिलेंगे, विनाइल ईथर भी अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जब आप जाइएगा तो आपको मिलेगा बेंजीन, नैप्थलीन, बेंजीन, नैप्थलीन और एंथ्रासीन और फेनंथ्रीन, ये आपको मिलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। अब हाइड्रोकार्बन तो दोनों हैं, बट दोनों की रिएक्शन जो है एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट होता है, दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं है। अब हमें पढ़ना यही है कि हाइड्रोकार्बन होते हुए भी दोनों की रिएक्टिविटी क्यों एक्सट्रीमली डिफरेंट है, क्यों अलग अलग है, ये चलो हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग वन बाय वन चलो सीखते हैं। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो किस टाइप के रिएक्शन देते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो किस टाइप के रिएक्शन देते हैं, एंड देन हम लोग एल्कीन पे अपना डिटेल में आ जाएंगे। सो ये दो टाइप का हाइड्रोकार्बन आपको समझना बहुत जरूरी था। अब इन दोनों के रिएक्शन देखेंगे हम लोग, अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की बात मैं करने वाला हूं, क्योंकि इसमें रिलेटिव कंपेरिजन आता है, आपको कंपेयर करना होता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो बेंजीन के रिएक्शन करने में और एल्कीन के दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा और आप गलत सलत करके चले आओगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन देता है, किस टाइप का रिएक्शन बताइए आप लोग, तो किस टाइप का रिएक्शन देगा, रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, कोई बता सकता है? अभी अभी मैंने बताया है, रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन हम लोग जानने वाले हैं। तो जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जो मेन रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मेनली अंडरगो
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाकी जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, और ये अपना भाई साहब जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, EAR रिएक्शन देते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होता है। तो सिंपल देखो, जब भी आप कोई एल्कीन लीजिएगा तो आपको एल्कीन के साथ क्या डालना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल में HBr ले लो, HCl ले लो, H2O ले लो, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ते हैं किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। तो मान लो सपोज कर लो हमने एक स्पीसीज लिया E+ और इसके साथ जुड़ा होगा उसका नेगेटिव पार्ट। जैसे आप HCl जोड़ोगे तो HCl में H+ और Cl- साथ में होगा ही होगा। HBr जोड़ोगे तो H+ और Br- होगा ही होगा। अगर आप वाटर जोड़ोगे तो H+ और OH- होगा ही होगा। तो होता क्या है, क्योंकि हमारा एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखा है तो ये बिहेव करता है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो सबसे पहले स्टेप में क्या करता है, ये जोड़ लेता है अपने ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को। पहले इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है और जोड़ के बनाता है ये कार्बोकैटायन, और इस कार्बोकैटायन पे फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाता है और जुड़ जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बाद में जुड़ता है। तो क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले स्टेप में ही रेट का डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब पूछोगे सर इसका मैकेनिज्म बताइए कैसे हुआ होगा। तो देखो, इसका मैकेनिज्म ही समझना मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आया देन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको समझ पाना, क्योंकि आगे पूरा ये हमें समझना ही है। ठीक है, तो बच्चों सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, और अगर हो सके तो एक बार शेयर जरूर कर दिया करिए आप लोग, ताकि और बच्चे जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। ठीक है ना, तो चले आगे। नेक्स्ट जो हम चलने वाले हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमारा जो होता है इसमें मैकेनिज्म पार्ट देखिए, इसका जो मैकेनिज्म पार्ट है उसको समझिए। जो मैकेनिज्म है वो कैसे होगा, अगर हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में हमको करना क्या है, पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अलग करना है। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिसोसिएट करिए और बनाइए E+ प्लस Nu-, मतलब नेगेटिव पार्ट। हमारा इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट हो चुका है, क्योंकि हमें इसी की सबसे पहले ज़रूरत है। अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तो आप रिएक्शन कराओगे किस पे, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब दूसरा जो पार्ट आप देखोगे यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पे एल्कीन जो था हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये पोलराइज होगा। ये पोलराइज होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ये पोलराइज होता है। तो हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है जरा उसको देखो, आगे बताऊंगा अभी, पहले यहाँ पे सिंपल देख लो आप लोग। अगर ये पोलराइजेशन दो टाइप से हो सकता है, एज वी ऑल नो, ये इधर से इधर जा सकता है, तो जिधर जाएगा उधर नेगेटिव, उसका अपोजिट में पॉजिटिव आ जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किस पे जुड़ जाएगा, सबसे पहले दिस इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू ऐड ऑन नेगेटिव पार्ट। जो नेगेटिव पार्ट है उसी पे जाके ये ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड होगा आपका स्पीशीज क्या बनेगा, जो पीछे एक इंटरमीडिएट बना वो कार्बोकैटायन है। देखो ध्यान से सभी लोग, ये कौन सा स्पीशीज बना, कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस इज अ कार्बोकैटायन। आगे देखना, पूरा जो रिएक्टिविटी है रेट ऑफ EAR वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेट ऑफ EAR उतना हाई हो जाता है। वो अभी तुरंत आप लोग थोड़ी देर में देखोगे। ये आपका जो स्टेप है यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, RDS। तो क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस कैटायन पे जो निगेटिव पार्ट लिया था वो जाके जुड़ जाएगा। तो निगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा तो हमारा पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो गया। अब ये रिएक्शन क्यों होता है, रिएक्शन हुआ दिखाई दिया।
अब सवाल ये है कि सर ये रिएक्शन क्यों होता है, ये एडिशन क्यों होता है, और आप बोल रहे हैं एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन होता है। एरोमेटिक पे आऊंगा तो एरोमेटिक की बात करूंगा, पहले एलिफैटिक की बात कर लो। अब मैं यहां से आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप जरा यहां से यहां का पाथ देखिए, ये जो रिएक्शन हुआ है रिएक्टेंट से शुरू करिए यहां से और यहां पे, दोनों में क्या डिफरेंस है आप सभी लोग बता सकते हो क्या? रिएक्टेंट जो है वो और प्रोडक्ट जो है वो, उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? क्या कोई डिफरेंस है दोनों में? अगर दिखाई दे रहा है तो सभी लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताओ क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखो और जल्दी से बताओ सभी लोग, कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं है? देखो दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जल्दी से बताइए सभी लोग, क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हमें तो दिख रहा है डिफरेंस, आप कमेंट सेक्शन में डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो बताइए। देखो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला डिफरेंस जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, द फर्स्ट द बिगेस्ट डिफरेंस इज, यहां पे एक पाई बॉन्ड था और यहां पे दो न्यू सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना। यहां पे क्या था, एक पाई बॉन्ड टूटा है और दो सिग्मा बॉन्ड गेन हुए हैं। तो आप बताओ ये रिएक्शन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है? आप सभी लोग बताइए। पहले इलेक्ट्रोफाइल इसलिए अटैक कर रहा है क्योंकि जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। पाई बॉन्ड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हाई रखते हैं, तो जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखेगा उस पर न्यूक्लियोफाइल जाना क्यों पसंद करेगा? भाई न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, एक्सेस होगा। एल्कीन में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल पहले गया। अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज पहले से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो वहां पहले न्यूक्लियोफाइल जाता, बट ऐसा नहीं है। एल्कीन में पहले ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले न्यूक्लियोफाइल नहीं जा पाएगा, उस केस में इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड था, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड है, तो लॉस ऑफ वन पाई इज गोइंग टू प्रोड्यूस गेन ऑफ टू सिग्मा। हमेशा सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्टेबल, तो पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब कि एक लेस स्टेबल कंपाउंड एक मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज वाई एल्कीन एंड एल्काइन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? दैट इज वाई एल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चाहे हम एल्कीन की बात करें चाहे हम बात करें एल्काइन की, इन दोनों केस में क्या होगा, लॉस ऑफ वन पाई गेन ऑफ टू सिग्मा बहुत ही बेहतर है, एक्सोथर्मिक है, मोर स्टेबल है, दैट इज वाई ये होगा, ठीक है ना। आप सभी को ये बात समझ में आ गया? ये बात सबको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे चलो, पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। तो किस टाइप के हाइड्रोकार्बन में होता है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा देखो, अब देखते हैं अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है। अनसैचुरेटेड एलिफैटिक की जगह अब एरोमेटिक का, ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो इस केस में क्या होगा, आपको क्या लगता है, एडिशन करेगा कि सब्स्टिट्यूशन करेगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए होता तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन ही है, यहाँ पे होता है एडिशन नहीं होता, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है। उसका भी रीजन है, अभी आपको रीजन में समझाता हूँ क्यों है। तो जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, ऑल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की जगह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं, इस एडिशन नहीं करते हैं। अब सवाल आएगा रीजन एक्सप्लेन करिए, तो मैं रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखो। बेंजीन एरोमेटिक है क्या बच्चों? आप सबको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें 3 पाई बॉन्ड है।
इसी पाई बॉन्ड की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी जो है वो जिंदा है। अगर इस पाई बॉन्ड को खा जाओगे तो एरोमेटिसिटी क्या होगा, खत्म हो जाएगा, एज वी ऑल नो, है ना, ये हम सब लोग जानते हैं। सो अब हम लोग जरा देखते हैं इसके आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर इस केस में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे, है ना, इलेक्ट्रोफाइल डालेंगे और एक इसके साथ न्यूक्लियोफाइल डालेंगे, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या प्रोड्यूस करेगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, इसके साइड में जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, वे बोथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। यहां भी क्या होगा, लॉस ऑफ 1 पाई एंड गेन ऑफ 1 सिग्मा, ये हो जाएगा। बट प्रॉब्लम हो गई इसके साथ। प्रॉब्लम क्या हुआ, ये शुरू में तो एरोमेटिक था, एरोमेटिक स्पीसीज हाईली स्टेबल होते हैं, बट अभी क्या हो जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एक पाई बॉन्ड खत्म हो गया, अब एक कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि बॉन्ड सिग्मा 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 3 सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गए, तो कंजुगेशन हो गया ब्रेक। और अगर कंजुगेशन ब्रेक हो जाएगा तो ऐसे केस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा एरोमेटिसिटी लॉस कर जाएगा। अब अगर कोई स्पीसीज एरोमेटिक है और उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, तो आप बताओ मोर स्टेबल से लेस हुआ कि लेस से मोर हुआ, बताइए क्या हुआ, दोनों केस में क्या हुआ, लेस से मोर हुआ कि मोर टू लेस हुआ, आप देख पा रहे हो अच्छे से ना। इस केस में क्या हुआ, एक मोर स्टेबल एक लेस स्टेबल में चला गया। अगर एडिशन देता तो इफ दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना, ये EAR है, ये पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये जाने का मतलब इसको नुकसान है, रिएक्शन में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब पूछेंगे सब्स्टिट्यूशन करके बताओ क्या कर सकते हो, तो देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो हाइड्रोजन को वहां से क्या करेगा, रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को केवल रिप्लेस करेगा और उसकी जगह खुद ले लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जो पार्ट था वो हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे पहले भी एरोमेटिक था, यहां पहले भी एरोमेटिक था, यहां अभी भी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिसिटी रिमेन कांस्टेंट, है ना, एरोमेटिसिटी क्या है, सेफ है, और रिएक्शन भी हो गया। तो कौन सा करना पसंद करेगा, इसको कौन से रिएक्शन में ज्यादा आसान रहेगा, एडिशन के सब्स्टिट्यूशन, बताइए सभी लोग। दोनों में कौन सा प्रेफरेंस करेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो यहां पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन का सिर्फ रिप्लेसमेंट होगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अगर सब्स्टिट्यूशन होगा तभी हम आगे प्रोसीड कर सकेंगे, ठीक है ना। सो इन दिस पर्टिकुलर स्टेप व्हाट वी आर फाउंड हियर इज कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एरोमेटिसिटी लॉस नहीं होती, एरोमेटिसिटी को बचाने के लिए वाला काम करता है। सो क्या समझ में आप सभी लोग को एक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एलिफैटिक वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें भी पाई बॉन्ड फायदे का साबित कर दिया, इसमें फायदा कर दिया, अदरवाइज यहां भी सब्स्टिट्यूशन नहीं एडिशन होता, बट वो एरोमेटिक होने की वजह से वो सब्स्टिट्यूशन चला गया, एडिशन नहीं गया। सो अब सभी लोग बताओ क्लियर हुआ, सब्स्टिट्यूशन क्यों प्रेफर किया, दिख रहा है ना क्लियर कट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये दोनों का बेसिक डिफरेंस था जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें इसके आगे वाले पार्ट पे चलना है, तो पहले आप लोग बताओ सबको इतना क्लियर हो गया हो तो आगे के पार्ट पे चलने का प्रयास किया जाएगा। अब हम लोग चलेंगे एल्कीन का रिएक्शन फुल फ्लैश में, ठीक है ना, एल्कीन का रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, फुल फ्लैश में स्टार्ट करेंगे। अब एल्कीन रिएक्शन देता है, ये पता चल चुका है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना, एल्कीन कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है। सो लेट्स प्रोसीड विथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन कौन सा रिएक्शन है जो एल्कीन देता है, हम लोग सबको क्लासिफाई करेंगे 1 by 1।
सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है इसका दो टाइप से होता है, एक होता है साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है, और दूसरा होता है विदाउट साइक्लिक मतलब कार्बोकैटायन के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो एल्कीन दो टाइप के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, एक विथ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और दूसरा होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक रिंग, ठीक है, साइक्लिक रिंग बना लेता है। कभी कभी इसका इंटरमीडिएट जो होता है वो साइक्लिक रिंग होता है और कभी कभी इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन। हर बार ना कार्बोकैटायन होता है और हर बार ना ही साइक्लिक रिंग होता है। ये अलग अलग रिएजेंट पे अलग अलग डिपेंडेंसी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोकैटायन वाले कौन कौन से रिएक्शन है सर जरा एक बार बता दीजिए, और साइक्लिक रिंग से जाने वाले कौन कौन है वो बता दीजिए, और दोनों का मैकेनिज्म बता दीजिए, तो आसान हो जाएगा। तो मैं आपके लिए आसान करने के लिए ही तो हूँ। देखो सबसे पहले जितने भी HX के एडिशन है, चाहे HBr हो, चाहे HI हो, चाहे आपका HCl हो, ये सब जो होंगे वो कार्बोकैटायन से जाएंगे। वो पूरा रिएक्शन किससे जाता है, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, पानी डालते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। या तीसरा आप लिख सकते हो जब भी पानी डालोगे किसी भी न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में, कोई भी न्यूक्लियोफाइल या वाटर के एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में कोई भी ले लो। तीसरा आप इसके साथ लेते हो NBS, ठीक है, NBS इन वाटर, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड इन वाटर और एनी न्यूक्लियोफाइल। ये सब जो होते हैं, नहीं NBS नहीं, NBS गलत हो गया, NBS कार्बोकैटायन से जाता है। यही तीन रिएक्शन है जो कार्बोकैटायन से जाएंगे। एक एडिशन ऑफ HX, अगर आप हेलोजन हैलाइड डालोगे कार्बोकैटायन जाएगा। एडिशन ऑफ H2O इसी से जाएगा। एडिशन ऑफ H+ और न्यूक्लियोफाइल अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको ये कार्बोकैटायन के थ्रू जाते हुए मिलेगा। ये पूरा हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है तो पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। पहले तो ये क्लियर हो जाए। दूसरा साइक्लिक रिंग से कौन कौन जाता है, आपने पढ़ा होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो किससे जाता है, साइक्लिक रिंग से होकर जाता है। दूसरा जो हमारा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीसरा जो है थर्ड एडिशन ऑफ हैलोजन, जितने भी हैलोजन वाले स्पीसीज हैं सब एडिशन ऑफ हैलोजन, चाहे हम बात करें क्लोरीन का, ब्रोमीन का, HCl का, इसमें HCl नहीं, हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन इसको जोड़ लो या तो ब्रोमीन वाटर का एडिशन कर लो, तो हैलोजन कंटेनिंग जितने कंपाउंड होंगे यहाँ पे वो सब साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं। इसके बाद चौथा है इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन, ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी रिएक्शन है जो साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं, जैसे आपका होता है डाई हाइड्रोक्सिलेशन। तो डाई हाइड्रोक्सिलेशन जो करते हो बेंजीन का वो भी साइक्लिक इंटरमीडिएट से ही जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है ये मेन समझना है, ठीक है ना। NBS का पूरा नाम होता है एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, जो NBS है दैट इज नोन एज एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो इस नाम से जाना जाता है NBS, ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, क्लियर। सो हम लोग एन ब्रोमोसक्सिनामाइड को लेके आगे चलेंगे, अभी आपको बाद में बता दूंगा। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर साइक्लिक से जाएगा तो ए साइक्लिक से जाएगा तो अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, इफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, इफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, रीअरेंजमेंट होगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगा। और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट आप देखिएगा लेक्चर नंबर जो 3 और 4 हैं उनमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पार्ट में कंप्लीट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ाया है। तो आप अपने सेक्शन में जाइएगा, ढूंढिएगा एल्कीन चैप्टर में, आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 3 और 4, उसमें मैंने पूरा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है ना। तो आपका रीअरेंजमेंट होगा, इसमें क्या होगा, क्योंकि ये साइक्लिक से जाता है, ठीक है,
नो रीअरेंजमेंट, इस केस में आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब कि जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे प्रोडक्ट अपना पोजीशन क्या हो सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है, रीअरेंज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर मिलने के चांस बनते हैं, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो क्या होगा, दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कैटायन क्योंकि प्लेनर है तो प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकता है और प्लेन के नीचे से भी, तो जब दोनों साइड से अटैक कर सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन, प्लस और माइनस दोनों बन सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर का फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर का फॉर्मेशन। तो एक तो आपका ये हो जाएगा। इसमें जब आप बात करोगे इस वाले में, तो ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स रहेगी, ठीक है, या तो एबव द प्लेन बनेगा या तो बिलो द प्लेन बनेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट इज डिफाइंड, डिफाइंड रहेगा क्या बनना है, यहाँ पे कोई रेसमिक मिक्सचर नहीं बनता है, यहाँ पे कंपाउंड बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिव बन जाते हैं, तो इस केस में रीअरेंजमेंट होने के कोई चांसेस नहीं होते और इस केस में रीअरेंजमेंट होने के पूरे चांस होते हैं। यहाँ पे कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, फिक्स होती है, यहाँ पे कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रेसिमाइज हो जाती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, इसका पूरा लेक्चर शुरू से देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। और न्यू भाई पढ़ना तो शुरू से करना ही, चाहे जहाँ से करो, तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आने ही है, बट कोई नहीं, प्रॉब्लम का काम है आना और फिर उसको चले जाना, ठीक है। तो एक बार आया है सो एक बार जाएगा भी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ तक आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अब हम लोग दोनों का मैकेनिज्म कर सकते हैं, साइक्लिक वाला कैसे जाता है और ए साइक्लिक वाला। तो ए साइक्लिक वाला मैं ऑलरेडी कैटायन वाला करके दिखा दिया आपको कि जो कैटायन वाला है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है, कैटायन का फॉर्मेशन होगा तो कैसे जाएगा, वो आपने देखा पीछे का जो मैकेनिज्म था। साइक्लिक से जाता है तो क्या होता है वो समझने की जरूरत है, ठीक है। सो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उनके मैकेनिज्म कैसे होते हैं आइए देखते हैं। दोनों में अलग अलग मैकेनिज्म है इसलिए दोनों को हमें देखना है। तो सबसे पहले है रिएक्शन विथ कार्बोकैटायन, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करूंगा, सीधा लिख दूंगा रिएक्शन विथ कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन से जाते हैं उनके साथ क्या कहानी है, कार्बोकैटायन से जाना है तो उनकी कहानी में जो आएगा वो समझते हैं पहले। जो रिएक्शन कार्बोकैटायन से जाते हैं वहाँ पॉइंट क्या लिखना है, रीअरेंजमेंट अकर, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होगा पहली बात। दूसरी बात, मोस्ट स्टेबल कैटायन क्या करेगा, मोस्ट स्टेबल कैटायन फॉर्म प्रोडक्ट। जो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। लेस स्टेबल होगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, सॉरी लेस स्टेबल कार्बोकैटायन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, जो मोस्ट स्टेबल वही करेगा। तीसरा, ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन अगर मैं बोलता हूं तो आपको क्या समझना है कि अगर मैंने कहा स्टीरियो सेलेक्टिव है, इसका मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, कम। मतलब एक से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे मेजर और माइनर, मेजर वाले का अमाउंट ज़्यादा होगा, माइनर वाले का अमाउंट कम होगा, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मतलब दो कैटायन बन रहे हैं, लेस स्टेबल वाला कम प्रोडक्ट बनाएगा, मोर स्टेबल वाला ज़्यादा, इसको बोलते हैं हम लोग स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होता है, अभी अभी आपने कर लिया इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूंगा ही नहीं, बस एक लाइन लिख के छोड़ दूंगा। पहले क्या होगा, H+ जाएगा, H+ के जाने से इस पर क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, एक पोजीशन पे जुड़ेगा, एक जगह कार्बोकैटायन बनेगा, और जब ये कार्बोकैटायन बना लेगा तो जो हमारा नेगेटिव पार्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का वो आएगा और इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन देखो ध्यान से बन गया है ये कार्बोकैटायन, और ये अगर लेस स्टेबल है, ठीक है, ये कार्बोकैटायन बना जो, अगर ये लेस स्टेबल है तब तो रीअरेंजमेंट होगा, और मोस्ट स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा रीअरेंजमेंट कब होता है, जब प्रोडक्ट क्या बने हो, लेस स्टेबल, तो रीअरेंज करके ले जाएंगे मोर स्टेबल में, ठीक है ना। और अगर ऑलरेडी प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल हो तो रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है।
रीअरेंजमेंट सिर्फ वहीं होते हैं जहां पे प्रोडक्ट्स लेस स्टेबल बनते हैं। मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स में रीअरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक आ गया तो आगे चलें। दूसरा चलेंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या देखना है? रिएक्शन विदाउट कार्बोकैटायन, मतलब विथ साइक्लिक रिंग। तो जो हमारा दूसरा मैकेनिज्म है, रिएक्शन विथ साइक्लिक रिंग, विथ साइक्लिक रिंग। यहां पे जो साइक्लिक रिंग वाले हो तो उनमें क्या खास होता है? जो खास होता है वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ऐसा रिएजेंट लिए हैं जिनके पास वैलेंस सेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ वही इलेक्ट्रोफाइल जिनके वैलेंस सेल में क्या हो, लोन पेयर हो, वो साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं, ठीक है। सो दोज इलेक्ट्रोफाइल हैविंग lone pair in valence cell और वैकेंट p ऑर्बिटल, या तो उनमें वैकेंट p ऑर्बिटल हो, प्रोसीड थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट, सिर्फ उतने ही साइक्लिक इंटरमीडिएट से जाते हैं, प्रोसीड थ्रू साइक्लिक इंटरमीडिएट। ये बातें याद रखनी है, ठीक है। वही साइक्लिक इंटरमीडिएट के थ्रू होके जाते हैं, और जिनमें ऐसा नहीं होता वो साइक्लिक इंटरमीडिएट से नहीं जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, साइक्लिक से सिर्फ वही जाएगा जिसके वैलेंस सेल में क्या होगा, आपके उसके वैलेंस सेल में कुछ ना कुछ पाया जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में, ठीक है, या वैकेंट p ऑर्बिटल के फॉर्म में। अब यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, पहली बात। दूसरा देखो, उसमें क्या था, पहले में रीअरेंजमेंट होता था, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मिक्सचर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ओनली सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे रिएक्शन बेसिकली क्या होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके जो मैकेनिज्म आप देखोगे वो आप ध्यान से देखना, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैकेनिज्म कैसे होता है। तो इन सब में जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसमें मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, क्योंकि साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाने की वजह से ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे होता है। जैसे मान लो हमने एल्कीन लिया, ये हमारा ये एल्कीन है, और जो इलेक्ट्रोफाइल लिया, जैसे मान लो आप ब्रोमीन ले लोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल में आ जाओ, हेलोजन में Br प्लस लिखेंगे तो Br के पास तब भी क्या है, हाँ, 3 लोन पेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, बट 3 लोन पेयर है ना, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दोगे ये क्या कर लेगा, फिर से साइक्लिक रिंग बना लेगा कि नहीं बना लेगा। देखो ध्यान से, हमने मान लो यहाँ पे Br प्लस ही ले लिया, हेलोजन वाले बेसिकली Br प्लस लिया, इसके पास अभी ध्यान से देखा जाए अगर, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस केस में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इस पे अटैक करेगा, तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा ये क्या बनाएगा, ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ेगा, यहाँ ब्रोमीन आके जुड़ेगा Br। अब ब्रोमीन जैसे ही बनेगा इसके पास क्या आ गया, 3 लोन पेयर। अब न्यूट्रल होते ही ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये तुरंत क्या करता है, तुरंत इस पे अटैक करके बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि बगल में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल है, तुरंत अटैक करके क्या कर लेगा, रिंग बना लेगा। अब ये रिंग देखो कैसे बन गया, ये जो रिंग बना है, ये रिंग बना है ब्रोमीन के लोन पेयर की वजह से। तो अब जो ब्रोमीन है वो दोनों को शेयर कर रहा है, दोनों को एक साथ शेयर करेगा, इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यही आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट है, यही हमारा क्या, साइक्लिक इंटरमीडिएट है। अब जो साइक्लिक, अब आपको देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं बीच में स्पीशीज बनाया हूं इसको मैं भी आपको स्पेसिफाई कर दूं, ये कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हूं। आप दिमाग में बिल्कुल मत रखना
कि सर कैटायन तो आप बनाए थे, बनता होगा ना? बिल्कुल नहीं बनता, ये कैटायन बनता ही नहीं है जो आप साइकिल बनाया हूँ। ये स्पॉन्टेनियस होता है, सीधे यहाँ से ये बनता है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ कि क्या होगा, ये जुड़ेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा तो अटैक कर देगा। बट ऐसा नहीं करना सर कैटायन यहाँ भी बनाए, रीअरेंज करा लें क्या, गलत हो जाएगा, वो बनता ही नहीं है। ये ज़बरदस्ती मत बनाना, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है। ये स्टेप होता ही नहीं है, ये सीधे जुड़ता है। ये जब इस पे अटैक करता है तो इसका लोन पेयर इसके इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। दोनों स्पॉन्टेनियस एक साथ होते हैं, तो जब दोनों एक साथ होंगे तो आपको प्रोडक्ट सीधे ये बनेगा। और अब साइक्लिक रिंग क्योंकि बन चुका है तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा, पॉजिटिव के बाद जो निगेटिव पार्ट आएगा, वो निगेटिव पार्ट क्या करेगा, वो जो निगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा भैया, वो जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा निगेटिव वाला, वो इस पे भी अटैक कर सकता है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, दोनों में से किसी पे कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कहाँ पे हिंड्रेंस कम है। जहाँ हिंड्रेंस कम होगा ये वहीं अटैक करेगा। अकॉर्डिंग टू हिंड्रेंस वो रिएक्शन के दौरान मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। सो ये आपका साइक्लिक इंटरमीडिएट वाला हो जाएगा। तो किसी एक पे अटैक कराओगे, मान लो हमने पहले वाले पे अटैक करा दिया, ठीक है, हमने इस वाले पे अटैक करा दिया, तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और टूटेगा तो हम लोगों को क्या प्रोडक्ट मिलेगा, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ब्रोमीन अपनी जगह घर वापसी, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ मिल गया। तो यहाँ कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं है, ये आपका मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। तो मैंने आज आपको सिखाया दोनों की मैकेनिज्म कैसे फॉलो करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसेंट। और इसमें EAR का 2 टाइप का मैकेनिज्म है। अब कल हम लोग इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम लोगों का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया।